ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब ब्रेक से पहले मैसेज से बात की ट्रेड्स पे, इंडस्ट्रीज पे। अब चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ रिलायंस के नंबर्स को लेकर बातचीत करने के लिए। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। ये इस बार बीते लगभग 2 महीने में रिलायंस की प्राइसिंग जो प्राइस प्रेशर काफ़ी रहा है। इस नंबर में इस बार क्रिटिकल क्या है? एंड स्पेशली स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। क्या जो प्राइस हाइक जो में लिया गया था उसका इम्पैक्ट नंबर्स पे देखने को मिलेगा? इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नंबर्स थोड़े से एवरेज रहेंगे, लेकिन जी हाँ, वो जियो ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा ऑपरेशंस को, क्योंकि वो प्राइस हाइक का पूरा फायदा देखने को मिला है। लेकिन वो नंबर्स आपके सामने रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टॉक करीब 7% ईयर टू डेट अपना रिटर्न दे चुका है। अब सवाल यही है कि यहाँ से आगे किस तरह की वृद्धि देखने को मिलेगी। रिलायंस कंसोलिडेटेड आधार पर, कंसोलिडेटेड यानी कि तीनों बिजनेसेस मिलाकर अगर आप देखें तो रेवेन्यू 2.3 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 15,738 करोड़ का अनुमान हम जताकर चल रहे हैं, और EBITDA भी है जो करीब 39,587 करोड़ के आसपास रहेगा। वहीं अगर मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर गौर करें तो ये 17.5% से घटकर 17% पर आ सकते हैं, लेकिन वो स्टेडी रहेंगे मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेहतरी का अनुमान जरूर जताया जा रहा है। रेवेन्यू फ्लैट भले ही रहे 2.3 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन मुनाफा जो है वो 4% बढ़ता हुआ दिखाई देगा पिछले तिमाही से इस तिमाही में। EBITDA में भी करीब 2% तक की वृद्धि का अनुमान है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो 17.5% पर रहेंगे, जो पिछले क्वार्टर में 16.7% के आसपास थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का अनुमान जताया जा रहा है। अब एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अलग अलग कारोबार में किस तरह का इंपैक्ट आएगा। रिटेल बिजनेस अब तक थोड़ा सा नरम रहा है, O2C में भी थोड़ा सा फ्लैटिशनेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ड्राइवर रहेगा इन नंबर्स में वो जियो का परफॉर्मेंस रहेगा। टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद ये जियो के नंबर्स आ रहे हैं, तो उस लिहाज से एक अच्छा खासा पुल अप देखने को मिल सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन सिंगापुर में थोड़े से नरम रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर तिमाही में। लेकिन जो हाई पॉइंट है जियो, उस पर मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगी, क्योंकि EBITDA में करीब 9% तक का ग्रोथ ये प्राइस हाइक ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। आरपू अगर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर लगभग 7% का जंप है, यानी कि जो स्टेडी रह रहा था आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 181 रुपीज 70 पैसे के आसपास, उसमें बढ़कर ये 193-194 की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और ये 200 की ट्रैजेक्टरी में जितना जाएगा उतना बेहतर रहेगा इनफैक्ट कंपनी के लिए, तो वो एक चीज है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि सेकंड क्वार्टर में रिटेल बिजनेस लगभग 5% तक की ग्रोथ दिखा सकता है EBITDA में। O2C बिजनेस में EBITDA थोड़ा सा नरम रह सकता है, क्योंकि रिफाइनिंग और पेटकेम मार्जिन्स में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से आगे O2C का आउटलुक कैसा है, साथ ही साथ रिटेल बिजनेस में किस तरह के और नए फुटप्रिंट्स और कितने नए स्टोर्स कंपनी खोलती हुई दिखाई देगी, और फेस्टिव डिमांड के लिए तैयारी क्या है, क्योंकि वही मेरे ख्याल में थर्ड क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहने वाला है अक्रॉस इंडस्ट्रीज और रिलायंस के लिए भी, क्योंकि रिटेल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें भी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी आउटलुक के लिहाज से। शुक्रिया हर्षदा इस पूरी चर्चा के लिए, और रिलायंस के नंबरों का एक पूरा अनुमान प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिलायंस पे यहाँ पे कोई प्राइस आउटलुक नहीं लेगा, सिंस हम नंबर से बात कर रहे हैं इस वक्त, और इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब चलते हैं असित के पास दोबारा से, लेकिन ऑप्शन ट्रेड लेंगे उनसे आज का सस्ता ऑप्शन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है।